तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सतह टीन से पुती होती है, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। तो इसी वजह से यहाँ पर जस्ट ये भी कंपैरेटिवली यहाँ से कनेक्ट करेंगे आप कि टीन से इसलिए पुती है जो चीजें यानी कम क्रियाशील होती हैं, और कम क्रियाशील होने के कारण यानी डिब्बे के अंदर कोई भी चीज रखी जाए और जिससे रखी जाएगी जिससे वो खराब ना हो, यानी डिब्बे के अंदर कोई भी चीज रखी जाती है तो उसमें कम क्रियाशील धातु, और इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं टीन और जस्ता। टीन यानी डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती है, ना कि जस्ते से। तो टीन और जस्ते में आप देखेंगे जिंक की जो है वो ऊपर है कंपैरेटिवली टीन से, यानी जस्ता अधिक क्रियाशील है, टीन कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील होने के कारण अंदर की सतह टीन से पोती गई है, और जिससे कि अंदर की चीज जो है वो खराब ना हो, क्रिया ना करे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन को पढ़ा, ये ऑप्शन राइट हो गया कि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि आपने इस टेबल में देखा कि जस्ता जो है वो टिन से ज्यादा ऊपर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों? यानी यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय, यानी हरे पौधे दिन के समय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो हरे पौधों की कंडीशन दिन में क्या होता है, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या उन्मुक्त होती है, क्या निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। और इसीलिए यानी अपोजिट यहाँ पर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और ऑक्सीजन दिन के समय ही बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आपसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। तो हरे पौधे क्या केवल रात के समय श्वसन करते हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। दूसरा ऑप्शन है हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि हरे पौधे जो होते हैं दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नहीं, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होकर के दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक है, किससे कंपैरेटिवली, रात के समय से। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर एक तरह से श्वसन की दर से अधिक होती है, ये राइट ऑप्शन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन गिवन है हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं गलत ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन, और ये टेबल आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रखें, इस टेबल से कई सारे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन, तो 85 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है, और दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। यानी एक विद्यार्थियों को क्या करना है, शोध कार्य करना है, विद्यार्थियों को शोध कार्य करना है, और विद्यार्थियों को शोध कार्य करवाना है, और शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए जो है शिक्षक जो है कार्य का चुनाव करते समय एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। कौन से पाठ का चुनाव करेगा, तो आपके पास यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें उस कार्य का चुनाव करेंगे शोध कार्य के लिए। तो अधिक शिक्षार्थी पसंद करे तो पसंद को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज है कि दूसरा ऑप्शन है जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी विज्ञान की टीचर जो है विज्ञान की कक्षा में शोध कार्य के लिए ये सोचने प्रायोरिटी दी जा रही है कि विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तीसरा है यहाँ पर जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा का
उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। तीसरी चीज जब यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसी चीज यानी कक्षा से भी रिलेट हो, कक्षा से भी रिलेट हो और दैनिक जीवन से कक्षा के पाठ्यक्रम में भी संबंधित हो, कक्षा के पाठ्यक्रम से भी संबंधित हो और दैनिक जीवन से भी क्या हो, रिलेट हो, दैनिक जीवन से रिलेट हो। और अगर बात करें एनसीएफ क्या बात करता है, राष्ट्रीय परिषद एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ बात करता है कि बच्चों को जो है भ्रमण के माध्यम से ऐसे कनेक्ट जो किया जाए, यानी उन्हें ऐसे शिक्षा दी जाए जो बाहरी परिवेश से जुड़ी हुई हो। और बाहरी परिवेश से यानी बच्चा जो है दैनिक जीवन में जो चीजें हो रही हैं उनसे कनेक्ट करके चीजों को सीखें, और उनसे कनेक्ट करके कब, दैनिक जीवन में और जो कक्षा के पाठ्यक्रम में, यानी ऐसा ज्ञान दिया जाए जो बाहरी परिवेश से जुड़ता हो और बाहरी परिवेश से जोड़ करके कक्षा के अंदर का ज्ञान सवाल दिया जाए। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, और 86 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 6 में विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने, यानी हवा के गुण, ये चैप्टर का नाम है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाना। अब पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाई जाती है कि अब इनको ये गुण सिखाने के लिए कोई क्रियाकलाप कराया जाए बच्चों को। और ऑप्शन है यानी क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है, वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन है कि वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का जो चयन है किन गुणों के आधार पर करेगी शिक्षिका। और यहाँ पर ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन है विद्यार्थी को भूमिका करने का आदेश देना, यानी कोई भूमिका विद्यार्थी क्या करे, भूमिका अदा करे, और भूमिका अदा करने के आदेश देना और उनकी समझ के अनुसार कार्य करवाना। तो आदेश देना और उनकी समझ, भूमिका अदा करने के आदेश और उनकी समझ के अनुसार कार्य करवाना। तो आदेश यहाँ पे बच्चों पर कोई बर्डन डालने वाला काम नहीं होगा, यानी सीटेट सॉल्व करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर ऐसे कार्य करवाने कि इससे कहीं पर भी इनका बर्डन डालने वाला काम नहीं करना है, इनको फोर्स नहीं करना, किसको, जो है बालक है, जो बच्चा है वो हमेशा उसको प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पर आदेश नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। अब ये भी नहीं कि कौन पहले कर लेगा, कौन पहले कर लेगा, ये भी नहीं सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना, यानी होशियार विद्यार्थियों को कोई काम सौंप दिया और उन्होंने पहले करके दिखा दिया। तो यहाँ पर बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे, प्रायोरिटी किसी को नहीं देंगे। थर्ड वन इज है कि योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूहों के सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। अब जैसे ही मैं ये सेंटेंस बोली आपको खुद समझ में आया होगा कि ये जो तीनों वर्ड मैंने बोले और तीनों वर्ड पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच को दर्शाए। किसको, कि योग्यता अनुसार भूमिका देना, हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार काम दे देना, कि योग्यता के अनुसार भूमिका देना और उसके बाद भूमिका देना, प्रोत्साहित करना और समन्वय बनाए रखना, समूह सदस्यों के साथ क्या हो, समन्वय बनाए रखना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन, तो 87 नंबर क्वेश्चन है पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। तो पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला है, तो पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और दर्पण दो टाइप के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कनेक्ट क्या करना है, कनेक्ट ये करना है कि जो अवतल लेंस है वो किसके कंपैरेटिवली किसके इक्वल है, तो अवतल लेंस जो है वो उत्तल दर्पण के बराबर है, एक उत्तल दर्पण के इक्विवेलेंट। और जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण के बराबर है, वो अवतल दर्पण के बराबर है, यानी अवतल दर्पण के कंपैरेटिवली है। तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण के इक्वल और उत्तल लेंस जो है वो अवतल दर्पण के इक्वल जो है। ये है वायु के बुलबुले की जो है वायु का बुलबुला। तो वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है, ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, समतल उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने
पशुओं के विच्छेदन पर जो है रोक लगाई, यानी पशुओं के विच्छेदन पर रोक लगाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पशुओं के विच्छेदन पर क्या है, रोक लगाई, विच्छेदन पर रोक लगाई। और ऑप्शन है किस लिए लगाई कि पहला ऑप्शन पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया इसलिए नहीं। दूसरा ऑप्शन यानी पढ़ने से आपको पकड़ना है। दूसरा ऑप्शन पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है और इसलिए पशुओं के विच्छेदन पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया अधिकतर शिक्षा बोर्डों में। तीसरी चीज है वे नए रोग फैला सकते हैं इसलिए रोक लगा दी गई, नहीं। चौथा ऑप्शन है पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है, यानी पशु जो है उन पर विच्छेदन करने के लिए अब उपलब्ध नहीं है पशु, तो ये भी बात गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट लगा आपको? दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन यानी पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ पर आ रही है वो आप पकड़ लेते होंगे। तो दूसरा क्या है, यानी जैसे मैंने पढ़ा दूसरा ऑप्शन कि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने के लिए, विद्यार्थियों को क्या है, विद्यार्थियों में संवेदनशीलता जगाने के लिए, संवेदनशीलता इससे जगेगी और जिस पर रोक लग रही है पशुओं के विच्छेदन पर। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 है पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या है? पौधों की चालनी नलिकाएं, पौधों की चालनी नलिका, पौधों की चालनी नलिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं, दोनों में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता छाटनी है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है कि हरित लवक की अनुपस्थिति, तो हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरे पौधों में हरित लवक पाया जाता है। तो अगर पौधों में पाया जा रहा तो स्तनधारियों में लेकिन नहीं पाया जा रहा, तो ये चीज यहाँ पर समानता छाटनी थी। तो ये दोनों में अनुपस्थित होता है, ये भी नहीं है, पौधों में पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति भी केवल पौधों में पाई जाती है, तो कोशिका स्तनधारियों में नहीं पाई जाती। तो ये भी दोनों में समान नहीं है, कॉमन नहीं है, ये जो है ये भी ऑप्शन। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, तो जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन आप देख रहे हैं स्तनधारियों में पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है, स्तनधारियों में पाया जा रहा है, जबकि पौधों में नहीं पाया जा रहा, तो ये भी समानता दोनों में कॉमन नहीं है। फिर चौथा जो है ऑप्शन केंद्रक की अनुपस्थिति, तो केंद्रक की अनुपस्थिति जो है वो पौधों की जो चालनी नलिका है और स्तनधारियों की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उन दोनों में केंद्रक की अनुपस्थिति होगी, इसलिए इन दोनों में जो समानता है वो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है साइंस का लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। और डियर एस्पिरेंट आप जो है ये बता दीजिएगा कि आप जो है वो फर्स्ट पेपर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, यानी हालांकि फर्स्ट पेपर को ज्यादा लोग प्रायोरिटी देंगे जहां तक की, तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर डिस्कस किया जाए पहले तो फर्स्ट पेपर डिस्कस कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर, यानी दो चीजें आपको बतानी है कि फर्स्ट पेपर, और दूसरी चीज बतानी है कि अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना है तो पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्लों को तनु बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है सूत्र H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाना है, इसे क्या करना है, तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, यानी कहा जाता है कि ये जो अम्लीय है इस अम्लीयता को कम करने के लिए, तनु करने के लिए इसे पानी में डाल देना सलाह दी जाती है। और क्यों ऐसी सलाह दी जाती है, दो यानी ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है आपके पास अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है, तो यानी यहाँ पर जो वर्ड आ गया उष्माक्षेपी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अम्ल को तनु बनाने की क्रिया, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया, बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या है, उष्माक्षेपी है। और दूसरा है
कि तल बनाने की प्रक्रिया जो है वो उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है। और चौथा ऑप्शन है यानी ये दूसरा उष्मा जो है उष्मा शोषी जो है दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है उष्मा शोषी, और चौथा ऑप्शन है अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। अम्ल का पानी की ओर क्या है, गहरा आकर्षण है। तो इस आकर्षण से रिलेटेड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर बस बात आती है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो नाम से आप रिलेट करें कि उष्माशोषी यानी कि उष्मा को अवशोषित करने वाला, और उष्मा को अवशोषित करने वाला यानी अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। तो उष्माशोषी क्या होगी, उष्मा को अवशोषित करने वाला, तो उष्माशोषी कहेंगे, और उष्मा को जो उष्मा को अवशोषित ना करे उसे कहेंगे उष्माक्षेपी। और उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। इसके बाद हम लोग यानी यहाँ पर जो ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि सल्फ्यूरिक अम्लों को तल बनाने के लिए अम्ल को जो है वो पानी में डालने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है, इस अम्लीयता को कम करने के लिए। तो अम्लीयता को कम करने के लिए यानी ये क्या हो, पानी में डाल दे, जिससे पानी क्या हो कि उस उष्मा को यानी उस जो है उष्मा है उसमें उसको अवशोषित कर दे। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, उष्माशोषी हो गई। उष्माशोषी जो है इसका एग्जांपल जैसे कि अगर ले लें कि अगर आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि N2 + O2, अगर N2 + O2, ठीक है, अगर ये अभिक्रिया कराई जा रही है N2 + O2, तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है यानी 2NO जो मिल रहा है। तो इस क्रिया में उष्माशोषी क्या होगा, तो उष्माशोषी में जो है उष्मा का अवशोषण होता है, और ये जो प्रक्रिया है और उष्माक्षेपी, तो ये हो गई उष्माक्षेपी की। और उष्माशोषी अगर होता तो उष्माशोषी जस्ट उल्टा यानी 2NO टूट के N2 + O2। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर उष्मा बाहर निकले तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, और जहां पर उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्माशोषी कहते हैं। तो कोई भी एसिडिटी अम्ल है उसमें अम्लता को कम करने के लिए उसकी उष्मा को कम कर ले, उष्मा शोष लेगी, शोषक हो जाएगी, और इसलिए पानी में डाला जा रहा है। नेक्स्ट जो है यानी यहाँ पर जो उष्मा निकलती है उष्माशोषी में क्या होगा, उष्माशोषी में ये होगा कि अगर उष्मा अवशोषित कर ली जाए या फिर जो है अगर उष्माक्षेपी कहा जाए तो उष्माक्षेपी में क्या होगा, उष्मा बाहर निकलेगी, और जो बाहर निकलेगी यानी इसका मतलब है कि ये दूसरे जो उष्मा निकलने वाली है उसको कहते हैं एंथैल्पी, और एंथैल्पी को एस से जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है यानी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, आपको बस यही याद रखना कि उष्मा को अवशोषित करना उष्माशोषी है और उष्मा को बाहर निकालना उष्माक्षेपी। नेक्स्ट हम लोग अब किसका डिस्कशन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम लोग जैसे कि अब थर्ड जो है इसमें डिस्कस कर लेते हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, और कॉन्सेप्ट आप कैसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कल की। तो आइए पहली बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चे के विकास कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, यानी कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि मानव का जो विकास है उसमें शैशवावस्था, यानी पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, और उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये जो बच्चे का विकास है उसको समझ रहा है अगर टीचर कि इस एज ग्रुप का बालक है, किशोरावस्था का बालक है तो उसमें ये चेंजमेंट आ रहा है, बाल्यावस्था का बालक है तो उसमें ये चेंजमेंट आ रहा है। तो अगर टीचर बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना अगर विकास के सिद्धांतों को समझता है तो इसमें टीचर की क्या हेल्प हो रही है, शिक्षक जो है शिक्षक की सहायता किस चीज के लिए हो रही है, शिक्षक क्या समझ पा रहा है, क्या बेनिफिट इससे उठा पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है शिक्षार्थियों को इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में मदद करेगा, यानी बच्चे का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये शिक्षक की जानने में क्या चीज में मदद करेगा। ऑप्शन है कि इससे बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि पता चलेगी, इसलिए शिक्षक जानना चाहता है, नहीं, आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए कोई नहीं जानना चाहता है। शिक्षक प्रयास करेगा कि वो बच्चे के अगर जो है विकास डेवलपमेंट को जाने तो जो है टीचर जो है वो कनेक्ट कर पाएगा कि किस प्रदेश का बालक है, इसका कितना विकास हो चुका है, यानी अब इसके पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करके अब उसे पढ़ाना है तो कितने तक की उसने सीख लिया है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अगर ग्रामीण प्रदेश से बिलोंग कर रहा है तो उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और हिंदी वगैरह में जो है प्रायोरिटी दी जाए, और अगर वो अपने जो है शहरी परिवेश से रिलेट कर रहा है तो उसको उस भाषा में शिक्षा दी जाए। तो आर्थिक की बात कहीं नहीं की जाएगी। उसके बाद यानी आर्थिक पृष्ठभूमि जानने की चेष्टा नहीं करेगा टीचर। दूसरा ऑप्शन है
शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने के लिए, क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को इसको जानने के लिए नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, यानी इससे क्या टीचर निकाल रहा कि भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए, यानी तो भिन्न अधिगम शैली यानी भिन्न भिन्न प्रकार से सिखा सकना। तो भिन्न भिन्न प्रकार से यानी अब बच्चे का जो है विकास कैसे हुआ है, तो ये इससे ये मदद हो जाएगी कि जो बच्चा है, यानी ये जो बच्चा है इससे क्या हो रहा है कि कोई बच्चा जो है किसी का यानी अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसको इस वे से नहीं सिखाया जा सकता, उसको अभ्यस्त सामग्री से सिखाना होगा, उसको प्रायोरिटी देनी होगी। यानी अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब सिखाना, और सिखा सकता है यानी सीखना या सिखाना जो है वो अधिगम है। और भिन्न अधिगम मतलब भिन्न भिन्न तरीके से सिखाना, भिन्न भिन्न शैली का प्रयोग करना, और भिन्न भिन्न शैली प्रयोग की जा रही है उसको सिखाने में, तो वो प्रभावी हो सकती है। तो यानी बच्चे का विकास जानने के लिए टीचर भिन्न अधिगम शैली का प्रयोग करता है, और यानी भिन्न अधिगम शैली का प्रयोग करते हुए करने में ये मदद करता है बच्चे का विकास जानने में। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को, तो शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने के लिए यहाँ पर टीचर जो है वो कोई ये कार्य नहीं, यानी उसके विकास को इसलिए नहीं जानता कि उसके सामाजिक स्तर को पहचाने वो। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। यानी अगर आपने देखा होगा कि 2019 वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी यही इसी टाइप का क्वेश्चन कि कोई छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वो खिलौनों को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। अगर वो खिलौनों को तोड़ रहा है तो इससे क्या है, अगर यहाँ पर दो राइटर की बात करें तो यहाँ पर अगर वाइगोत्स्की के अनुसार जाए तो वाइगोत्स्की क्या कहेंगे, वाइगोत्स्की कहेंगे कि बच्चा जो है तोड़ रहा है तो इससे कुछ ना कुछ सीख रहा है, और वो बच्चा अपने आप को गाइड करने के लिए पढ़ता है, यानी गाइड करने के लिए यहाँ पर तोड़ता जाता है और वो खुद बोलता जाता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा तो वो बोलता जाता है, यानी वो अपने आप को गाइड कर रहा है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यानी वो अपने आप को बोलते हुए अपने आप को गाइड करना है। ये कौन कह रहे हैं, वाइगोत्स्की कह रहा है। और जो जीन पियाजे कैसे इसको देखते हैं, तो जीन पियाजे जो है, तो जीन पियाजे क्या कह रहे हैं, खिलौनों को तोड़ रहा, तो वो सिर्फ खिलौनों को तोड़ ही रहा है, यानी वो कुछ यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर बच्चा सीख रहा है या फिर इसके तोड़ने को प्रायोरिटी दी जाए, तो वो तोड़ रहा है, सिर्फ इसको इसी वे में देखेंगे जीन पियाजे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, और अब आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन है आप उस पर हमेशा नजर रखेंगे, तो यानी आप क्या उस पर नजर रखेंगे, इतना टाइम इसके पास है, यानी ये तो एक तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि आप उस पर नजर रखेंगे, नजर नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे। जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसे सही दिशा में ले जाएंगे, तो ये बात आपको बिल्कुल राइट लग रही होगी। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा है कि उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, तो अगर समझाएंगे तो क्या वो मान जाएगा, नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसे समझाना नहीं है छोटे बच्चे। और फिर चौथा है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, तो इरफान जो है इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमेशा बच्चों को प्रायोरिटी बच्चों को बढ़ाने की बात होगी, तो उसके जिज्ञास स्वभाव को जो है प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा जो है वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी कभी जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो घर में अगर भाई बहन है तो भाई को मार्केट सामान लेने भेज दिया और बहन को अगर मतलब घर का कोई कामकाज करने को दे दिया, इस टाइप के यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमेशा जब कभी आपको लगे कि दो चीजों में किसी एक को प्रायोरिटी दे दी, यानी यहाँ पर लैंगिक, यानी अगर पुरुष और स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे लैंगिक भेदभाव कर दिया, और लैंगिकता के आधार पर अगर भेदभाव किया जाए
तो इस चीज को आप कैसे रिलेट करेंगे, तो इस चीज में यानी यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया गया। तो इस तरह का कभी ऑप्शन आए कि दो में कंपेयर किया जाए और दो में एक को प्रायोरिटी दे दें लिंग के आधार पर, तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा आंसर क्या हो जाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी पहले से मानसिकता बनी हुई है कि जो पुरुष है वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे स्त्रियों से, यानी ये जो पूर्वाग्रह बना हुआ है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि क्या सही है, यानी यहाँ पर पूछा गया कि ये सही हो सकता है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, नहीं। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं, यस। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, नहीं। ये सभी सही है, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रही है। अब अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रही है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है या किसी और संकेत करता है, या यानी क्षेत्र भ्रमण पर ले गई टीचर और उसके बाद आने के बाद उससे जो है कन्वर्सेशन की जा रही है कि आपने वहां क्या क्या सीखा। तो पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन। दूसरा ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना, आकलन के लिए सीखना, सीखना। तीसरा ऑप्शन है आकलन का सीखना, आकलन का सीखना, का सीखना। और चौथा ऑप्शन है सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। ये मैंने फोर्थ ऑप्शन इसलिए दिखाया कि आप देखें कि इसमें काफी आप भ्रमित हो सकते हैं इसमें जो है ऑप्शन चूज करने में। तो यानी क्षेत्र भ्रमण पर इसलिए ले जा रही है कि ताकि वहां पर आप सीख सके कुछ, और सीख सके, और सीखेंगे कैसे, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब आकलन, और आपको इसलिए बाहर की चीज दिखाई जा रही है ताकि आप आकलन करें, यानी पहले आप देखें यानी सीखें, तो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके आप क्या करेंगे, वो चीज सीखेंगे। तो यानी आकलन, सीखने के लिए आपने आकलन किया, इसलिए आपको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया गया। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, आकलन के लिए सीखा, यानी के लिए सीखना। तो आकलन के लिए सीखना नहीं, सीखने के लिए आपने आकलन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी क्या है, स्वयं में विशिष्ट। जैसे ये वर्ड पढ़ा कि स्वयं में विशिष्ट, यानी इसका अर्थ है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था वो तो क्रम से ही सबकी चलती है, लेकिन हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, हर सबके पास अपना अपना जो है अपना आईक्यू, अपना टैलेंट होता है। तो स्वयं में हर बच्चा विशिष्ट है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से एक क्लास में सभी लोग समान नहीं हो सकते, उसी तरह हर बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। अब आपके पास ऑप्शन है इस चीज का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो हो सकता है कुछ जो है समान समान समानताएं मिल जाए, लेकिन ना तो कोई समान समानता है, तो कोई समान समानता है, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया कि कोई समानता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। तो सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या, सबकी आप जानते हैं क्लास में सबको एक ही पाठचर्या दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कभी बच्चों की शिक्षा को असंभव तरीके से नहीं माप सकते, यानी ये बच्चा जो है यानी ये कुछ कर ही नहीं सकता, या असंभव नहीं है कोई चीज, यानी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की जो क्षमता है उसको विकसित करना असंभव है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है कि किसी भी दो शिक्षार्थी, कोई भी दो शिक्षार्थी जो है उनकी योग्यता, रुचि और प्रतिभा क्या होगी, प्रतिभा हर अलग अलग होगी, योग्यता, रुचि और प्रतिभा अलग अलग होगी। यही कहा गया है कि हर बच्चा विशिष्ट है, हर बच्चा अपने आप में अलग अलग है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, तो सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्ड। अब आप जैसे ही ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको रचनात्मकता पहले आपके माइंड में में चलनी चाहिए, रचनात्मकता क्रिएटिविटी चलनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी सृजनात्मक उत्तर। सृजनात्मक उत्तर का मतलब आप किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी को आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आकलन कर सकते हैं।
आप अगर उसको जो है मुक्त प्रश्न वाले जो है क्वेश्चन देंगे, यानी जिस पर वो खुले विचारों से अपने आप जो है अपने उत्तर को लिखे और उसमें वो इनोवेशन डाल सकता है, नवाचार डाल सकता है कि इसमें और क्या करना चाहिए, अपने पॉजिटिव नेगेटिव फैक्ट के साथ कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी आपने जो चीज पढ़ा दी या विषय से रिलेटेड है सिर्फ वही प्रश्न आपने दिए, तो उससे यानी उत्तरों का यहाँ था उत्तर के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर नवाचार नहीं आया, जितनी विषय पढ़ाया उसी से जुड़ा हुआ वो मैटर है। उसके बाद दूसरी चीज कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न लिखवाएंगे। तीसरी चीज है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, अनुशासित कक्षा से क्रिएटिविटी का कोई रिलेशन नहीं है, अनुशासित कक्षा से। उसके बाद चौथा है ऑप्शन प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, यानी सामने बिठा के बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर दे रहा है, तो इससे क्रिएटिविटी नहीं नजर आ रही। क्रिएटिविटी हमेशा रचनात्मकता, इनोवेशन, नवाचार जो है वो आप अगर मुक्त प्रश्न वाले उत्तर होंगे तो उनमें जो है इसमें इनोवेशन दिखेगा। तो फोर्थ का बी जो है बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। ओके मैं बता देती हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यानी नहीं, आप जहां पे भी नहीं नकारात्मक सोचना हो, आंसर लगाना हो, वहां नहीं को आप कर ले राउंड और उसके बाद ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करें कि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना और ऑप्शन होना चाहिए यानी निगेटिव आपको छाटना है। अब निगेटिव छाटना जैसे ही आपने ऑप्शन पढ़ने शुरू किए, पहला ऑप्शन है आप खुद अभी पकड़ ले जाएंगे, मैं 4 ऑप्शन बोलने जा रही हूँ। तो पहला ऑप्शन है कि समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, समूह कार्य में है और एक दूसरे से यानी आपको समूह कोई वर्ग दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें आप दूसरे बच्चों से भी कुछ सीखेंगे। ये क्या है, ये पॉजिटिव सकारात्मक सोच है कि समूह कार्य में कोई चीज कराई जाती है, कोई प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है तो आप दूसरे के अनुभव से परिचित हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या छाटना था, नकारात्मक। दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे, दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना। अब निगेटिव फैक्ट छाटना है और आपको अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या करना है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने से निगेटिव फैक्ट कुछ नहीं दिखा, प्रोत्साहित करने की बात हो रही है, प्रोत्साहित नहीं करने की। तो तीसरा ऑप्शन है शिक्षक जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना। अब कोई चीज पढ़ाने के लिए हम याद नहीं कराने के लिए पढ़ाते हैं या याद कराने के लिए नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता और उनको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे याद हो गया, कंठस्थ करना, तो ये सारे क्या थे, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। तो कुछ ये जो निगेटिव वर्ड है इनको आप जो है माइंड रखें और इस चीज से आप कनेक्ट करेंगे, यानी याद कराने के लिए कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। तो कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर वो भी जो है प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है। इससे बच्चा क्या होगा कि कहीं मुझसे प्रश्न आप पूछ दिया जाए तो इसलिए वो अपने आप को यानी और थोड़ा प्रिपेयर करके आएगा। तो यहाँ पर जब याद करने की बात होगी तो याद करने में जो है इससे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है सत्र परीक्षा और तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल और फोर्थ वन इज है दत्त कार्य। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था कि कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। अब नहीं है तो नहीं में यानी मौखिक प्रश्न हो सकते हैं, सत्य परीक्षा जो है यानी क्रिएटिविटी या रचनात्मक आकलन के लिए हो सकता है, लेकिन जो होमवर्क दिया जा रहा है जो दत्त कार्य है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो उपकरण यहाँ पे परीक्षा नहीं होना चाहिए, यानी सत्य परीक्षा जो है ये रचनात्मक आकलन में नहीं होगा, जबकि जो होमवर्क है उसमें फिर भी क्रिएटिविटी हो सकती है।
तो सत्य परीक्षा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। और परीक्षा कहीं भी आए तो परीक्षा के लिए आप कोई कार्य नहीं करते, यानी पहले मैंने मेंशन कर दिया कि कंठस्थ करना, याद करना, परीक्षा वगैरह, तो ये जो है ये नेगेटिव फैक्ट है और नहीं ही पूछा गया था, तो इसलिए आप देखेंगे कि रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण जो है नहीं है, तो सत्य परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता, बहुभाषिक विशेषता, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यानी भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है उसे आप क्या रिलेट कर रहे हैं, तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती देने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव बनाने के रूप में। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो आपने हर जगह देखा एक नेगेटिव फैक्ट, यानी बाधा आ गया तो भी नहीं होगा। जटिल अनुभव के रूप में बनाना है शिक्षार्थी और विद्यालय की एक जटिल अनुभव को बनाना है विद्यार्थी जीवन को, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मैंने पढ़ा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करनी है शिक्षक योग्यता को चुनौती, तो ये भी नहीं होगा, शिक्षक योग्यता को चुनौती देने के लिए कोई काम नहीं होता। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, जो भारतीय समाज की जो बहुभाषिक जो है विशेषता है कि यानी बहुत सी भाषाएं, तो इससे क्या होगा, संस्कृत से लोग परिचित होंगे और संस्कृत से परिचित होंगे यानी एक दूसरे के परिवेश को जानेंगे, तो ये एक पॉजिटिविटी फैक्ट है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालयों के सीखने में जो रिक्तियां, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती, यानी विद्यार्थी हर चीज में परिपक्व नहीं होता, कुछ यानी सीखने में कुछ कमी रह गई, तो विद्यार्थियों को सीखने में क्या हुआ, कुछ रिक्तियां रह गई, सीखने में कमी रह गई, रिक्तियां को क्या कहेंगे, कमी रह गई। मान लिया वो पूरी चीज आपकी बताई हुई नहीं सीख पाया, तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास ऑप्शन है कि सघन अभ्यास कार्य, सघन अभ्यास कार्य कराना चाहिए, यानी अगर रिक्तियां मतलब गलती कर रहा कोई बच्चा और वो सीखने में कुछ गलती कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है कि सघन अभ्यास कार्य कराना चाहिए। हालांकि हो सकता है ये पॉसिबल है कि अभ्यास कार्य कराना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ठीक है, आप ये भी पॉसिबल है यानी पॉजिटिविटी में ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड देखेंगे कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, यानी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि, इन्होंने इतने जो है इतना मार्क्स गेन किया, या उपलब्धि बताना कि इन्होंने यहाँ पे टॉप किया, कुछ भी, तो उपलब्धि को विषय में बताना। चौथा है समुचित उपचारात्मक कार्य, तो सॉरी मैंने ऑप्शन क्वेश्चन था, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन सही पढ़े, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर जहाँ पे भी आए आपके पास क्वेश्चन था कि विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनका निदान, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, यानी मान लिया कि वो बच्चा जो है उसने सीखने में कुछ कमी रह गई, तो उसका निराकरण करना है, निदान करना है उसकी समस्याओं का, तो निदान के बाद क्या करना चाहिए, तो निदान के बाद क्या करना चाहिए आपको, ऑप्शन था कि सघन अभ्यास कार्य करना चाहिए, सभी पाठों को वैसे रूप से दोहराना चाहिए, तीसरा था शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना चाहिए, और चौथा था समुचित उपचारात्मक कार्य। तो जब भी आपको निदान मिल जाए तो निदान के बाद क्या होगा, उपचार होगा, उपचारात्मक कार्य, यानी निदान हो जाएगा किसी भी बीमारी का। आपके पास कोई बीमारी है और बीमारी के लिए आप डॉक्टर के यहाँ चले गए, अब डॉक्टर के यहाँ चले गए तो यानी डॉक्टर जो है आपकी बीमारी को समझ करके आपको दवा दे देगा, यानी निदान हो गया। अब आपने जब दवा खा ली तो उसका हो गया उपचार, या फिर निदान के बाद यानी निदान के साथ साथ उपचारात्मक जो चलेगा, कभी भी निदान आएगा तो उसके साथ कनेक्टिविटी जो होगी वो उपचारात्मकता की होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, जटिल सामाजिकरण होता है। तो जटिल और गहन सामाजिकरण कब होता है,
अब आपको क्या जो है विकास की अवस्थाएं दे दी गई और विकास की अवस्थाओं में आप खुद बताएं कि किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। तो सबसे ज्यादा जटिलता कहाँ पाई जाती है? कल की क्लास अगर आपने देखी है तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि सबसे ज्यादा जटिलता जो है वो किशोरावस्था के दौरान होती है, किशोरावस्था के दौरान। और राइटर है हॉल, और हॉल महोदय ने कहा भी है किशोरावस्था को अत्यंत संघर्ष और तूफान का काल जो है किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था को यानी अत्यंत संघर्ष और तूफानों से भरा हुआ काल, बहुत उथल पुथल होती है इस जीवन में। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है, यहाँ पर बच्चा जो है वो माता पिता के परिवेश से दूर रहना चाहता है, उनसे अलग रहना चाहता है। तो ये क्या है? ये किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था में जटिल समाजीकरण होता है और ये जो है ये यहाँ पर आप देखेंगे ये हॉल ने कहा है कि जो है उथल पुथल का काल एक तरह से। तो सर्वाधिक जटिल काल जो है वो किसका है? किशोरावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। सामाजिक संरचना माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है गॉड, गॉड, दूसरा है गद्यात्मक, गद्यात्मक, तीसरा है स्थिर, स्थिर, और चौथा है प्राथमिक। चौथा क्या है? प्राथमिक। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना, कैसी सामाजिक संरचना माना जा रहा है? गौण माना जा रहा है, गत्यात्मक माना जा रहा है, या स्थिर माना जा रहा है, या प्राथमिक? तो जो अनुवांशिकता है आप देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकता के लक्षण जाने जाते हैं, पाए जाते हैं। अनुवांशिकता के बारे में आखिर बताया किसने? ग्रेगर जार्विन ने। किस पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए यहाँ रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो अनुवांशिकता है, तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना जो है किसने माना है? सामाजिक मतलब सामाजिक संरचना की किस कड़ी में आप रखना चाहते हैं? जो अनुवांशिकता है वो स्थिर है। स्थिर कैसे है? स्थिर है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा सकते हैं, या पहली पीढ़ी के लक्षण तीसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। और आपने इसका प्रयोग जो ग्रेगर जार्विन ने मटर के पौधों में देखा, तो आपने देखा कि दो बड़े पौधे हैं यानी लंबे पौधे, और जो बौने पौधे का जो उन्होंने कराया इन्होंने, यानी तो इन्होंने जो प्रयोग कराया तो उसमें आपने देखा ये जो है अनुवांशिकता वो पहली पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। तो यानी अनुवांशिकता है वो सामाजिक संरचना कैसी है? स्थिर संरचना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, आज आपको पेशेंस बना के पूरा सुनना है और डेफिनेटली आप जो अगले सेशन होंगे उसमें आप इजीली इस चीज को कनेक्ट करेंगे और बेनिफिट होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार। अब जीन पियाजे की मैंने 4 अवस्थाएं कल के सेशन में बताई। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उसे भी देखें और इजीली यहाँ पर जो सीडीपी है वहां पर तो आप इजीली कनेक्ट ही करेंगे। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष मैंने बताया सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक अवस्था जो है। तो यानी यहाँ पर 4 स्टेजेस मैंने डिस्कस करी कि इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, और दूसरी स्टेज जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी स्टेज जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 ये है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, और ये 7 से 11, ये 11 वर्ष से अबव, 11 वर्ष से अबव, ठीक है। तो इंद्रिय गामक अवस्था किसकी पहचान? जीवंत रोपण की पहचान, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर सिर्फ आपसे एज ग्रुप क्राइटेरिया के अनुसार पूछ दिया कि जो 0 से 2 वर्ष का बालक है आप जीन पियाजे राइटर के अनुसार किस जो है क्राइटेरिया में रखेंगे, यानी 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है वो किस जीन पियाजे की किस अवस्था में लाई करता है? तो इंद्रिय गामक अवस्था में। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि इंद्रियों के प्रयोग दौरान, यानी इस दौरान बच्चा जो 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो किस के थ्रू सीखेगा? तो इंद्रियों के प्रयोग के दौरान। अब इंद्रियों का प्रयोग आप जानते हैं, हाथों को हिलाना, रोना, नाना, यानी ये एक तरह से क्या है? ये इंद्रियों के प्रयोग है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? अब यहाँ क्या है? समझ के लिए शिक्षण, समझ के लिए शिक्षण। तो कौन सी चीज समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करती? ऑप्शन है आपके पास नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, यानी समझ बनाना है बच्चों में, समझ बनाना शिक्षण के लिए।
ठीक है। तो इसलिए आप विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो पढ़ाना आप वर्ड ट्रैक करें कि पढ़ाना जो है यहाँ पर जो है नेगेटिव जो है फैक्ट है। तो यानी नियम कैसे काम करता है इस स्पष्ट को पढ़ाने के लिए आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यहाँ पर क्या फैक्ट पूछा गया था कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, अब नहीं करता है तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि नियम कैसे काम करता है, इसको टीचर पढ़ाना चाह रही है और विद्यार्थियों को पढ़ाएगी कि नियम कैसे काम करता है, इसको उपलब्ध कराने के लिए वो उदाहरण के माध्यम से पढ़ा रही है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझा रही है। दूसरी बात है, दूसरा ऑप्शन है कि समानता और अंतर देखना, सदस्यता स्थापित करना, इसमें विद्यार्थियों की वो सहायता कर रही है समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें भी बच्चों की समझ बढ़ रही है। तीसरा ऑप्शन है कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, यानी बच्चों से कहना, उनका कॉन्सेप्ट जो है या समझ जो है बढ़ जाएगी। यानी इसमें जब बच्चों से वो कहेगी कि आप एक्सप्लेन करें, तो यानी बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उसमें गलतियां निकाल करके या उसको समझा करके इसकी जगह ये चीज सही हो सकती है, तो उससे बच्चों का क्या होगा, उससे भी बच्चों की समझ बढ़ जाएगी। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। तो बच्चों को आप कभी भी पढ़ाते समय याद करने की चीज ना करके बल्कि सिखाने पर जोर दें, कॉन्सेप्ट पर जोर दें। तो यानी याद नहीं करना है तो याद या कंठस्थ करना, फिर यहाँ पे आप कनेक्ट करिए। यानी आपको जैसे मैंने बताया कि आपको जो फैक्ट यानी याद करने हैं, जो मैंने वर्डिंग बोली है आप उसको मेंशन करें, ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। यानी वो सीखने का सिद्धांत, कोई चीज जो बच्चा है वो केवल अवलोकन के माध्यम से सीख रहा है। अवलोकनीय व्यवहार, तो अवलोकन का व्यवहार क्या होता है, अवलोकन का व्यवहार होता है कि जब बच्चा किसी की दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखे, उसे यानी ये है अवलोकन। अब अवलोकन जो है अगर वो समाज में अपने आसपास अच्छी चीजों को देखता है, अवलोकन करता है, तो उसका व्यवहार उस वे में होगा। अब आप ऑप्शन बने कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल और अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, ऐसा कौन सा सिद्धांत होगा। तो आपके पास ऑप्शन है विकासवादी सिद्धांत, डेवलपमेंट के लिए क्या अवलोकन जरूरी है, अवलोकन उसके लिए कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है रचनावादी, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानवादी, या फिर चौथा ऑप्शन है व्यवहारवादी। तो अवलोकन किससे, दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखेगा। तो अवलोकनीय व्यवहार किस पर आधारित होता है, हमेशा व्यवहारवादी पर आधारित होगा, व्यवहारवादी पर, ना कि क्रिएटिविटी पर। ना ही क्रिएटिविटी बच्चा अपने आप आएगा, क्रिएटिव कौन होगा, जिसमें इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, और क्रिएटिविटी बच्चे में खुद से आएगी, अंदर से आएगी। और संज्ञान, अब संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान जो होगा वो भी बच्चे का खुद का आईक्यू लेवल जितना होगा या जितना भी विकास हुआ होगा वो संज्ञान से आएगा। ये अवलोकन जो है, अवलोकन यानी अवलोकन से सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, व्यवहार। और व्यवहार यानी दूसरों के व्यवहार को देख करके, अवलोकित करके वो व्यवहार कर सकता है। तो अवलोकनीय व्यवहार व्यवहार पे ही आधारित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें अवलोकन वर्ड ही मेंशन कर दिया, ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, यानी वो चाहती है कि उसकी कक्षा में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, वो उपलब्ध हों। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए, यानी एज अ टीचर आपके पास, यानी आपके क्लास में कोई जो है अच्छे बच्चे हैं, कुछ जो है यानी वो कुछ पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आप क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, यानी एक शिक्षिका जी, ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, ये एक शिक्षिका अपनी कक्षा के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, यानी चाहती है कि वो बच्चे जो हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो और बढ़े, उपलब्धि मतलब उनको और मार्गदर्शन मिले और पढ़े। ठीक है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये करेगी टीचर। दूसरा ऑप्शन है विशेष ध्यान देने के लिए उनके समकक्षियों से अलग करना, तो यानी कभी भी टीचर जो है ये काम नहीं करेगी कि कुछ बच्चों को अलग कर दिया और कुछ तेज बच्चे हैं उन्हें अलग कर दिया, तो अलग करने का काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं करेगी। तीसरा है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, तो उनकी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए
उन्हें चुनौती देगी प्रतिभाशाली बच्चों को? तो हाँ दे सकती है, लेकिन नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये भी सही है। और पहला ऑप्शन था कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, तो क्योंकि नहीं पूछा गया तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको ये कहेगी कि हाँ प्रेशर में आप कोई चीज ना लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया तो नहीं क्या होगा, इन्हें ये नहीं करेगी, इन्हें अलग कर दे, प्रतिभाशाली बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग कर दे, ये नहीं करेगी। तो यानी यहाँ पर अलग नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। तो आप वर्ड पकड़ेगी, कभी जो है टीचर जो है क्या क्या काम नहीं करेगी, अलग करने का काम नहीं करेगी, बच्चों को याद कराने का काम नहीं करेगी, कंठस्थ कराने का काम नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, यानी पठन कठिनाई का नहीं है। तो एक बात आप अच्छे से इसमें समझ सकते हैं कि जो पठन कठिनाई है, पढ़ने में अगर कोई बच्चा तेज तेज पढ़ रहा है, कोई बच्चा धीमे धीमे बोल बोल के पढ़ रहा है, तो ये पठन कठिनाई नहीं है। ये हर एक का जो है बोलने का तरीका हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है कि कोई बच्चा धीमे धीमे बोल रहा है और कोई बच्चा तेज तेज पढ़ रहा, तो इसे पठन कठिनाई में नहीं कहना। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज अगर कोई बच्चा तुतला रहा है या उसकी आवाज में जो है यानी वो नहीं उसके वर्ड जो है सही निकल पा रहे हैं, तो ये होगा, ये पठन कठिनाई का हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए, तो ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो प्रवाह, किसी का प्रवाह तेज हो सकता है पढ़ने का, किसी का धीमे, ये पठन कठिनाई नहीं दर्शाता है, तो पठन कठिनाई का नहीं है यहाँ पर छाड़ना। तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया कि जो है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो प्रवाह में कोई धीमे तेज, तो ये प्रवाह में कठिनाई होने से पठन कठिनाई का कोई रिलेशन नहीं। और दूसरा ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो अगर वो शब्द ही नहीं समझ पा रहा तो यानी वो पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही, यानी कोई बच्चा कठिन वर्ड्स पे आकर के अटक जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा, शब्द नहीं पहचान पा रहा, तो ये उसमें कठिनाई हो रही। और तीसरा ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी की में कठिनाई। अब वर्तनी में भी उसको कठिनाई हो रही है, तो ये भी जो है पठन कठिनाई के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा ऑप्शन है वर्ण और शब्द जो है पहचान में कठिनाई। अगर बच्चा वर्ण नहीं पहचान पा रहा तो ये भी क्या है, ये भी पठन कठिनाई है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया था कि प्रवाह अगर धीमे तेज होगा तो वो कठिनाई नहीं होती। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। कौन सी विशेषता जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे जो हैं, यानी जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं, अभिप्रेरित बच्चे हैं, उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं। अब आप इसको राउंड करें, नहीं होगा चलना। ऑप्शन क्या है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, यानी कुछ कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर बच्चा खुद से मोटिवेटेड है, सेल्फ से मोटिवेटेड है, आप यहाँ सीटेट क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, यानी अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड है तो आपको कार्य करने में आनंद भी आएगा। पहला ऑप्शन है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, सही है ये बात, और यहाँ पर सही नहीं वाली छाटनी है। तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, इसलिए वो अभिप्रेरित है, इसलिए वो उस कार्य को करे जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, यानी अगर बच्चा उत्साहित होकर के उस काम को कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो यानी वो अंदर से मोटिवेटेड है और प्रेरित है। तीसरा ऑप्शन है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, यानी यहाँ पे भी बच्चा जो है वो चुनौती भरे कार्यों को कर रहा, पसंद कर रहा। चौथा है वे हमेशा सफल होते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, वे हमेशा सफल होते हैं। तो यानी ये बात नहीं है कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं, तो यानी विशेषता आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए क्या सही नहीं है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं वो हमेशा सफल होते हैं, ये बात गलत है। सफल होते हैं ये बात क्या है, ये बात गलत है, सफल नहीं होते हैं हमेशा। तो ये यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सही नहीं है, तो सफल होते हैं ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है, तो शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन है, ऑप्शन है आपके पास विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, कानून बनाना, यानी विद्यार्थी जो है कैसे व्यवहार करे, कैसे काम करे, इसके लिए नियम बनाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, यानी विद्यार्थी जो है वो खुद जो है विद्यार्थी द्वारा बनाए गए नियम विनिमय जो है। तो आत्मनियमन शिक्षार्थियों का आत्मनियमन चाहिए शिक्षार्थियों का। और आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि व्यवहार के लिए विनिमय, व्यवहार के लिए नियम बनाना,
विनिमय मतलब नियम कानून बनाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा, विद्यार्थी निकाय द्वारा नियम विनिमय बनाना। तीसरा है स्वशासन और नियंत्रण, स्वअनुशासन और नियंत्रण। चौथा है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, तो यहाँ पर जो है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो है आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। तो आत्मनियमन की ओर क्या संकेत करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्वयं बच्चा है यानी सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करना और उनकी योग्यता जो होगी स्वयं पर्यवेक्षण स्वयं प्रयोग करना और यही उनकी योग्यता को दर्शा रहा है, यानी आत्मनियमन स्वयं में संतुलित है, नियमित है। तो यहाँ पर व्यवहार के नियम से रिलेटेड नहीं, विद्यार्थी निकाय द्वारा जो है नियम बनाना कि विद्यार्थियों द्वारा एक जो है निकाय बनाया गया, संगठन बनाया गया, उसके द्वारा नियम बनाना, इसलिए वो जो है आत्मनियमन है, वो जो है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, सेल्फ जो है अनुशासित है। या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण से, या स्वयं पर्यवेक्षण, तो स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। तो सीखने क्या स्वयं पर्यवेक्षण, सीखने के लिए स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता जो है वो आत्मनियमन की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों को यानी निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है, यानी सीखने का लक्षण नहीं है, सीखने का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है सीखने का लक्षण। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा है व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। तीसरा ऑप्शन है कि अनधिगम या अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो सीखने का लक्षण नहीं है, नहीं पहचानना था, तो नहीं क्या है, यानी अगर पहला ऑप्शन है कि सीखना कोई ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित हो रही है, ठीक है, हो सकता है सीखने के लक्षण में। दूसरा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है और सीखने के लक्षण में नहीं माना जाता, तो सीखना आप देख रहे हैं, तो व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना जो है ये नहीं है, यानी सीखने के लक्षण में क्या नहीं है, तो सीखना जो है किसी से कोई चीज सीखना, तो यहाँ पर जो व्यवहार है, व्यवहार बच्चा अपना रहा है और तो इसको व्यवहार को ये सीखना नहीं कहते, तो व्यवहार जो है, व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना नहीं है, सीखने का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है जो सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। रचनावाद क्या है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। ऑप्शन है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद क्या है, रचनावाद कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण जो है, अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ये रचनावाद। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने, तो याद करना जो है वो निगेटिव हो गया, नहीं मानेंगे। तीसरा क्या है शिक्षार्थी की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना, तो अगर कोई बच्चा जो है वो प्रभुत्वशाली है तो उसको हम अलग नहीं करेंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे। चौथा क्या है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अनुकरण यानी कौन सा बच्चा कितना अनुकरित कर रहा है, तो अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो जो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है, रचना यानी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो रचना क्या है, तो दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण बनाना, ये क्या है, ये रचना है। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ये रचनावाद, ये क्रिएटिविटी जो है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है इनकेस कि यहाँ पर आपको अगर डिफिकल्टी होती है, तो मैं नेक्स्ट में अगर आपको लगता है कि पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड होना चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मक विद्यार्थी बाह्य यानी सृजनात्मक बच्चा, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मक क्या होगी, ये भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्ड, सृजनात्मक बच्चा है। तो सृजनात्मक बच्चा कौन सा होता है आप बताएं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि बहुत बुद्धिमान होता है, सृजनात्मक बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है,
और उसके बाद ऑप्शन है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता है। तो हर बार अच्छे अंक लाने वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, सृजनात्मक हो, तो यानी ये गलत हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा है पाठ या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो जो भी सृजनात्मक होगा वो अपनी समस्याओं को हल कर ले जाएगा। ये है जो है पहचान सृजनात्मकता की, यानी समस्या समाधान में अच्छा हो। जो समस्या समाधान, अब समस्या समाधान यानी जो रीजनिंग तर्क जो है अच्छा लगा करके वो अपनी समस्या को सॉल्व कर पाता हो, वही है क्रिएटिव या सृजनात्मक बच्चा। ठीक है, क्रिएटिव देखो नवाचार है और सृजनात्मक क्या है, तो सृजनात्मक है जो अपनी समस्या है, तर्क है, वहां पर जब उसके सामने कोई क्वेश्चन आ गई, सिचुएशन आ गई, तो वहां से वो निकल पाए, वो सृजनात्मक हो गया। और नवाचार क्या है, कई कोई ऐसी सिचुएशन यानी वो नई चीज क्रिएट करके दे दे, वो है जो क्रिएटिव या नवाचार जो है। और नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाएं बनाना, कोई अवधारणाएं, तो अवधारणाएं जो है, अवधारणाओं का विकास जो है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो मुख्य हिस्सा है यानी आपके पास ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, या फिर शारीरिक विकास का, या फिर सामाजिक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास। तो जो अवधारणाएं बच्चा बना रहा है, जो अपनी आपकी थिंकिंग बना रहा है, अवधारणा बना रहा है, वो क्या शारीरिक है? तो शारीरिक नहीं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई बढ़ नहीं रहा, विकास की बात नहीं हो रही, अवधारणा का विकास हो रहा। अवधारणा मतलब थिंकिंग जो है अपनी बढ़ाना। तो शारीरिक विकास नहीं है, ये सामाजिक विकास नहीं है, और ये संवेगात्मक विकास भी नहीं है। ये क्या है? ये बौद्धिक विकास है। अवधारणाओं का विकास जो है वो क्या है? वो बौद्धिक विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे यानी हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे के पास अपना पेटेंट होता है, एक दूसरे से भिन्न है। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि विकास की दर भिन्न होती है, यानी ऑप्शन है विकास की दर जो है वो भिन्न होती है, विकास की दर जो है वो भिन्न होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है विकास का क्रम जो है वो भिन्न होता है, विकास क्रम। तो विकास का क्रम आप जानते हैं कि पहले बाल्यावस्था आ गई, तो उसके यानी शैशवावस्था आ गई, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, और उसके बाद यानी जो है किशोरावस्था आएगी। तो ये विकास का क्रम निश्चित है। उसके बाद थर्ड है विकास की सामान्य क्षमता। तो व्यक्तिगत छात्र जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इसमें विकास की जो सामान्य क्षमता है वो उसमें भिन्न होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है यानी विकास की सामान्य क्षमता सबकी लगभग सेम होती है, विकास की सामान्य क्षमता। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से। विकास की सामान्य, तो वृद्धि और विकास आप जानते हैं कि छोटा बच्चा है और वो बड़ा होगा, सबका विकास होगा, तो वृद्धि और विकास सबका सेम हो रहा है। विकास की सामान्य क्षमता भी सेम हो रही है, सब में थोड़ा जो डेवलपमेंट है वो भी सामान्य क्षमता के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा जो फर्स्ट देख रहे हैं कि विकास की दर जो है वो भिन्न भिन्न है, और विकास क्रम, तो विकास का क्रम शैशवावस्था बाल्यावस्था वो भी क्रम से आ रहा है, लेकिन दर भिन्न भिन्न हो सकती है। रेट जो है विकास की दर जो है वो कहीं ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश का जो बच्चा है उसकी दर जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आपको बहुत आवाजें आ रही होंगी लगभग। तो 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे का उचित विकास करना है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करना है, उचित विकास को सुनिश्चित करना है, और उसके लिए स्वस्थ शरीर जो है उसका स्वस्थ शारीरिक विकास इस महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन किसका है? ये कथन क्या है? आपने देखा अरस्तु का कथन था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यानी अगर बात की जा रही है कि जो बच्चे का उचित विकास है वो उसके स्वस्थ शारीरिक विकास से संबंधित है, तो यानी ये बात बिल्कुल सही है, और कह सकते हैं कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, तो अंतः संबंधित होता है। नेक्स्ट जो आप ऑप्शन देखेंगे कि गलत हो सकता है, तो गलत नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है, तो ये भी नहीं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है
कि क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास के अन्य बच्चों के साथ अंतः संबंधित होता है, इसलिए जो बच्चे का जो उचित विकास है उसको सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास का होना जरूरी हो जाता है। ये 25 नंबर क्वेश्चन। एंड 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत है, यानी कौन सा मानव विकास का सिद्धांत है। मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा क्या गया है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इन मानव विकास में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है ऑप्शन है आपके पास अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता, तो ये मानव का जो डेवलपमेंट होता है उनमें अनुक्रमिकता होती है। उसके बाद यानी क्रम से, जब आपने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीजें क्रम से आ रही, क्रमिकता होती है। उसके बाद देखें सामान्य से विशिष्ट, तो हर चीज जो बच्चा है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट, तो विशिष्ट यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य क्या है, सामान्य सूत्र है, सूत्र क्या है, समान, सामान्य सबके लिए ये चीज क्या है, कॉमन है। विशिष्ट क्या है, उदाहरण, उदाहरण क्या है, ये विशिष्ट है। अब कैसे विशिष्ट है, विशिष्ट इसलिए है कि आपको कोई चीज समझानी है और कोई चीज समझाने के लिए आपने स्पेसिफिक कोई एग्जांपल दिया, यानी वो एग्जांपल किसी से रिलेट हो रहा हो या नहीं, किसी ने बताया हो या ना हो, वो एक एग्जांपल विशिष्ट एग्जांपल है। उदाहरण क्या है, विशिष्ट। सामान्य क्या है, सामान्य आपने देखा मैथ की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहां पर यही नियम बताया जाएगा। तो यानी सूत्र क्या है, ये सामान्य है, और विशिष्ट क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यानी अनुक्रमणिकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है, और निरंतरता, तो निरंतरता कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता भी मानव विकास का सिद्धांत है। कौन सा नहीं है, तो प्रतिवर्ती, यानी उल्टा जो है कभी विकास आपका नहीं होगा कि पहले किशोरा आ जाए फिर बाल्या आए, तो प्रतिवर्ती विकास नहीं होता है। तो यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं के लिए प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, तो 27 नंबर क्वेश्चन है निःशक्त बच्चा। तो निःशक्त बच्चा यानी निःशक्त, जो शक्त ना हो, यानी हो सकता है ये बच्चा दिव्यांग हो, वृद्धजन हो, यानी जो कार्य करने को समर्थ ना हो, यानी वो दिव्यांग हो सकता है, बूढ़े लोग हो सकते हैं, निःशक्त हो सकते हैं, उठने चलने में उनको दिक्कत हो, तो निःशक्त बच्चों के लिए, यानी बच्चे की बात है तो वो दिव्यांग बच्चे आप रिलेट करें, तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। इसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक जो है अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो निःशक्त बच्चा है, कुछ इसको विशेष आवश्यकता होगी, निःशक्त बच्चों को क्या होगी, विशेष आवश्यकता होगी। हो सकता है कि ये बच्चा जो है बधिर हो जो है, या फिर उसको ना सुनाई पड़ता हो, तो यानी विशेष आवश्यकता होगी। और इसके लिए कैसी विधि अपनानी चाहिए एक तरह से, तो निःशक्त बच्चों के लिए आप देखते हैं कि उसी तरह से उपकरण, जैसे अगर कोई बच्चा अंधा है उसके लिए ब्रेल लिपि से पढ़ाएं, या फिर जो यानी श्रव्य सामग्री के थ्रू पढ़ाएं अगर दिव्यांग बच्चा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निःशक्त बच्चों के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है, आवश्यकता किस चीज की है, विशेष विद्यालय की आवश्यकता है, विशेष विद्यालय। दूसरी चीज है मुक्त विद्यालय की आवश्यकता है, मुक्त विद्यालय। तीसरी चीज है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय। तो यहाँ बताया नहीं गया कि निःशक्त बच्चा जो है वो अंधा ही है, तो हम ब्लाइंड में कैसे भेज सकते हैं, हो सकता है उसको कोई चीज दूसरी दिक्कत हो। चौथा है नियमित विद्यालय, तो नियमित विद्यालय में इन बच्चों को साथ में शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अन्य बच्चों से क्या है, अलग है। तो इनके लिए पर्टिकुलर विशेष विद्यालय होना चाहिए, कि जहाँ पर जो है आप देखते हैं कि इन लोगों के अलग स्कूल भी चलते हैं दिव्यांग बच्चों के, तो वहां पर हर सुविधा प्रोवाइड कराई जाती रहती है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखना मतलब क्या है, अधिगम, और सीखने के लिए क्या चीज सही है, सीखने के लिए सही कथन आपको चाहिए। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ऑप्शन है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, यानी अगर सीख रहा कोई बच्चा तो क्या संवेगात्मक कारक से प्रभावित नहीं होगा। संवेगात्मक कारक क्या है, जैसे कि बच्चा क्रोध में है या डर में है, भय में है, तो क्या वो अच्छा सीख पाएगा, तो प्रभावित होते हैं संवेगात्मक कारक। ठीक है, दूसरी चीज है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, तो सीखना क्या सिर्फ है माइंडली, अगर वो प्रिपेयर है माइंडली, यानी मानसिक क्रिया के द्वारा ही सीख सकता है, और यानी हो सकता है वो किसी के द्वारा, किसी के जो है व्यवहार से, यानी अगर कोई चीज वहां पे उसने देखी तो उससे भी सीख सकता है। तीसरी चीज है कि बच्चे द्वारा की गई जो त्रुटियां हैं ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं है। तो ये जो चीज है कि जो बच्चा गलती
गलती कर रहा है और बच्चा जो गलती कर रहा है उससे कुछ सीख रहा है, तो ये सीखना नहीं है, ये भी गलत बात हो गई। उससे भी बच्चा जो है गलतियों से भी सीखता है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था सीखने के विषय में सही कथन क्या है। तो सीखने के विषय में सही कथन जो है, यानी सीखना उस वातावरण से में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से क्या हो, सकारात्मक हो। अगर सकारात्मक एनवायरनमेंट है आपके पास, सकारात्मक है अगल बगल का व्यवहार, तो सकारात्मकता होगी, तो वहां पर क्या होगा, शिक्षार्थी संतुष्ट होंगे उस वातावरण में सीखने के लिए, सकारात्मक वातावरण है। तो यानी कह सकते हैं कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है, ज्यादा अच्छे से सीख सकता है जो संवेगात्मक रूप से, यानी उसके माइंड के अनुसार या संवेगात्मक रूप से, यानी अगर वो शांत मन से बैठा है तो उसके अनुसार एनवायरनमेंट वहां का है, सकारात्मक है। तो सकारात्मक हो तो शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, उसमें बच्चा सीखने के लिए सही से सीख सकता है, अच्छा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की बात की गई है। दो तरह के बेसिकली मूल्यांकन होते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन और मात्रात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर बात की गई है मूल्यांकन की। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की बात कब होता है, इवैल्यूएशन अगर आपको कोई क्लास पढ़ा दी जाती है, आप उसके बाद अगर उसमें जो है फीडबैक निकालते हैं, तो ये क्या है, ये मूल्यांकन करना है, ठीक है। परीक्षा होती है, परीक्षा क्या है, मूल्यांकन करने के लिए की जाती है कि बच्चे ने 6 मंथ में क्या सीखा। तो मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों मूल्यांकन होना चाहिए, यानी अगर आप देखोगे कि मूल्यांकन क्या सही प्रक्रिया है कि नहीं, क्यों होना चाहिए, तो मूल्यांकन से यानी बच्चा का समय समय पर कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये जानने के लिए मूल्यांकन होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे ऑप्शन है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सिखाने को समृद्ध बनाता है, यानी नई जानकारी जो है उसको इसके पूर्व क्या ज्ञान है उससे जोड़ने में मदद करता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो है, जो अगर आप क्लास में गए और आपने बच्चों से पूछा कि आपने उन्होंने क्या पढ़ाया या उनके पूर्व ज्ञान को रिलेट किया, तो ये क्या कर रहे हैं, आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ताकि बच्चे का स्तर क्या है, आप उससे आगे की चीज उसे कैसे सिखा सकते हैं। तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। और ये क्या है, ये जो है यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है जो है यहाँ पर कि शिक्षार्थियों को उपलब्धि, मूल्यांकन क्या कर रहा है, तो मूल्यांकन उपलब्धि को माप रहा है। दूसरा ऑप्शन निर्णय लेना कि यह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन इसलिए हो रहा है कि वो अगली कक्षा में प्रवेश पा सके। तीसरा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो मूल्यांकन इसलिए क्यों किया जाता है, तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जो बच्चे में कमी है और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको जानने के लिए, यानी शिक्षार्थियों की कमियों को जानने के लिए और उसका निदान करने के लिए मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। निदान करने के लिए मूल्यांकन क्या है, जरूरी हो जाता है। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कमी को जानने और उसका निदान करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रतिस्मरण से शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उससे क्या मदद होती है, तो इससे यहाँ पर ये मदद होती है कि जो शिक्षार्थी पहले सीख चुके हैं, अगर वो शिक्षार्थी या टीचर को पता चलता है तो इससे वो उनके पूर्व ज्ञान को आने वाले, यानी अब उनको क्या सीख चुके हैं ये जान करके, पूर्व ज्ञान को जान करके नया ज्ञान दिया जा सकता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है। पूर्व ज्ञान या प्रत्यास्मरण शिक्षार्थियों की किसमें मदद करता है, तो शिक्षार्थियों की मदद करता है कि जो नई जानकारी है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने में मदद करती है, जानकारी से जोड़ने में या सिखाने में क्या होगी, मदद करेगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है 30 क्वेश्चन जो है वो जल्दी से हिंदी के कवर कर लेते हैं। तो हिंदी में जो है बेसिकली स्टार्टिंग के जो 10 जो है क्वेश्चन है वो किससे आते हैं, तो 10 क्वेश्चन जो है आपके आ जाएंगे, यानी 30 नंबर में 5 क्वेश्चन जो है वो पद्य फॉर्म में आपको आएगा, पद्य दिया जाएगा और उससे 5 क्वेश्चन आपको छाटने होंगे। और उसके बाद जो है एक गद्य देंगे, गद्य में 10 क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो गद्य से रिलेट हो जाते हैं, और जो 6 क्वेश्चन होते हैं यानी 2-4 क्वेश्चन जो और होते हैं 10 क्वेश्चन में से, तो वो जो होते हैं वो उसी चैप्टर की बेस से कुछ व्याकरणिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैं कुछ जो व्याकरणिक क्वेश्चन है वहां से रिलेट होकर के वहां से मैं डिस्कस करती हूँ, यानी आपको मैं पद्य और गद्य से जो बनने वाले क्वेश्चन है 5-5, 10, 11 क्वेश्चन उन्हें मैं हटा करके बाकी जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण, यानी 103 नंबर क्वेश्चन,
और 103 नंबर यानी अगर आप देखेंगे तो 90 से 100, 90 से यानी 91 से, बेसिकली 91 से 100 यानी 9 क्वेश्चन ये, और 10 और 101 और 102 ये बेसिकली गद्य और पद्य के क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको 103 नंबर क्वेश्चन से। तो 103 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? तो मिश्रित वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, और तीसरे है संयुक्त वाक्य। तीसरे क्या है? संयुक्त वाक्य। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? तो संयुक्त वाक्य जो होगा इसमें भी 2 सेंटेंस क्या होंगे? 2 सेंटेंस जो है वो जोड़े जाएंगे, 2 वाक्य जो है वो जोड़े जाएंगे। मिश्रित में भी 2 वाक्य जोड़े जाएंगे, 2 वाक्यों का जुड़ा होगा, 2 वाक्यों को जो जोड़ा जाएगा। ये जो पहला वाक्य साधारण वाक्य, इसमें एक वाक्य, एक सेंटेंस होगा, एक वाक्य होगा और वही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। मिश्रित वाक्य जो होगा 2 वाक्य जोड़े जाएंगे, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट होगी दूसरे सेंटेंस की। यानी अगर आपसे कहा गया यदि डॉक्टर ना आता, यदि डॉक्टर ना आता, तो आपको आवश्यकता है, अब आपको उत्सुकता है कि अगर डॉक्टर ना आता तो आगे क्या होता। यानी जब कभी आवश्यकता पड़ जाए, आवश्यकता लगे कि इसके आगे कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, तो जब जुड़ना चाहिए यानी ये इससे इतना मिला हुआ है, मिश्रित है कि अगले सेंटेंस की जरूरत है, तो मिश्रित है यानी क्या है? मिश्रित वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है? इसमें भी 2 सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस है, लेकिन इसमें दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं समझ में आती, यानी दूसरे सेंटेंस की इतनी ज्यादा जरूरत तुम्हें समझ नहीं आएगी, ऐसा लगेगा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। कैसे? एग्जांपल है कि यहाँ था यदि वर्ड जुड़ गया था, यदि डॉक्टर ना आता तो आपको लगता तो क्या होता, लेकिन यहाँ पे अगर कर देते डॉक्टर अभी चले गए, डॉक्टर अभी घर से चले गए, तो आप सोचेंगे ठीक है, अगर डॉक्टर चले गए तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। डॉक्टर अभी चले गए, जानने को उत्सुकता नहीं, कहाँ गए। तो अगर मैंने इसके आगे जोड़ दिया डॉक्टर अभी चले गए और स्टेशन पर पहुंच गए होंगे, तो आपको ये और के आगे वाला सेंटेंस जोड़ा जाता है या ना जोड़ा जाता? आपको इसके बाद सेंटेंस खत्म सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही और जोड़ा तो ये और क्या है? और जो है यहाँ पर संयुक्त यानी जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो यानी ये कैसा सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य था। अब मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, आप इन तीनों में अंतर समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि मिश्रित वाक्य में, मैं ऑप्शन पढ़ दूं आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला ऑप्शन है यह आखिर कहना क्या चाह रहा है, इतना खत्म हो गया, तो मतलब दूसरा सेंटेंस जुड़ा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, तो यानी अब इतना एक ही सेंटेंस है, इसमें भी दूसरा सेंटेंस नहीं जुड़ा। तीसरा है मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, तो ये भी नहीं जुड़ा। चौथा है उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। अब यानी यहाँ पर क्या है? उसने नीना का विरोध जो है वो नहीं किया, नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ क्या है? मौके का इंतजार करता रहा। यानी इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए थे और 3 तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर रहे, इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है इजीली जो है वो कनेक्ट हो गया मिश्रित वाक्य से। लेकिन यहाँ पर अगर संयुक्त और मिश्रित होता तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। खुशी से दमक उठना, तो इसका अर्थ यहाँ पे पूछा गया खुशी से दमक उठा। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है कि खुशी से फूला ना समाना। खुशी से, बस इसका अर्थ ही पूछा गया, तो आपको पता है कि खुशी से दमक उठना मतलब बहुत खुश होना, तो यानी खुशी से फूला ना समाना, फूला ना समाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यानी क्वेश्चन है इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? कुछ पीना चाहता है क्या? कुछ पीना चाहता है क्या? पीना चाहता है क्या? तो कुछ क्या है? यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कुछ क्या है। अब आपके पास ऑप्शन है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। तो आप सोचते हैं कि कुछ पीना चाहता, कुछ जो है प्रश्न पूछ रहा, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम, अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। तो इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, अगर यहाँ पर आगे होता क्या इतने सवेरे कुछ पीना चाहता, क्या से या बीच में हो जाता कि उसे क्या पीना चाहता है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता प्रश्नवाचक। अनिश्चय जो है कुछ पीना चाहता, पता नहीं कि क्या पीना चाहता, तो ये अनिश्चय हो जाता। अगर कह देता इतने सवेरे वो पानी पीना चाहता, तो पानी क्या हो जाता? निश्चित हो जाता कि इसे यही पीना है, निश्चय हो जाता।
अनिश्चय संख्यावाचक क्या हो जाता कि वो कुछ यानी पता नहीं कितने किलोग्राम जो है, या फिर कहते हैं कि कुछ किलोग्राम, तो यहाँ पर संख्या भी हो जाएगी लेकिन अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चित संख्या है, तो एक तरह से वो अनिश्चय संख्यावाचक को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन, तो 106 नंबर क्वेश्चन है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने की जो त्रुटियां होती हैं, सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्या हैं? तो भाषा सीखने में जो गलतियां हो रही है वो क्या हैं? वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है। यानी अगर भाषा कोई बच्चा सीख रहा है तो स्वाभाविक है उसमें गलतियां होंगी। तो ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, नहीं, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, तो जल्दी से वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी समय के साथ। तो यहाँ पर वो बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, तो बच्चा क्या गलती देगा इस ओर, या फिर सीखने की प्रक्रिया का ये स्वाभाविक हिस्सा होती है। तो त्रुटियां जो है कर रहा बच्चा, तो ये सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है, यही सही। फिर 107 नंबर क्वेश्चन है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यानी ये जो पढ़ना है ये 4 कौशल होते हैं, कौन से? सुबोपान, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की थी? अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस चीज के अर्थ को ग्रहण करके पढ़ें, यानी आप उस चीज के भावार्थ को समझे, अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना ही पढ़ना होता है, सही मायने में, यानी अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो ऑप्शन है कि शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना पढ़ना है, यानी आप सही सही वर्ड बोल पा रहे हैं, जिससे पढ़ना कहते हैं, या फिर केवल अक्षर पहचान ही पढ़ना है, या फिर तेज गति से पढ़ना, या फिर संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो अर्थ ग्रहण करना क्या है? पढ़ना है। 108 नंबर क्वेश्चन है सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को क्या कह दिया? जिंदगी कहा, जीवन को जिंदगी कहा, यानी पाठ पढ़ना है तो पाठ पढ़ाते समय क्या किया? जीवन को जिंदगी कहा। और ये किस चीज की ओर संकेत करता है? ये इस चीज को बताता है कि यानी ऑप्शन है अक्षर पहचानने में भ्रम हो गया, नहीं, वो जीवन को जिंदगी, यानी मीन्स इसका यही निकला। इसका अर्थ क्या है कि वो अक्षर पहचानने की बजाय शब्द के भावार्थ को समझ रही है, अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाना है, यानी उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, नहीं, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, नहीं, बल्कि यहाँ पर कहेंगे कि अक्षर पहचान की बजाय वो क्या कर रही है? अर्थ को समझ रही है, भावार्थ वही निकलना, इसलिए उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया, तो यहाँ पर वो क्या है? वो भावार्थ को समझ रही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते। कल का सेशन देखा है तो आपने ये बहुत अच्छे से कि बच्चे क्या है? भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। किसका कथन है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो ये चौमस्की का कथन है, और चौमस्की ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं, व्याकरण के साथ पैदा होते हैं। वो बच्चा जो है वो सीधा सेंटेंस जो है वो व्याकरण जो है वो व्याकरण के अकॉर्डिंग सही जगह पर संज्ञा सर्वनाम लगाते हुए बोलता है। यानी बच्चा भाषा सीखने की क्षमता जो है के साथ पैदा होते हैं। ये किसका कथन है? के साथ पैदा होते हैं, ये किसका कथन है? तो चौमस्की। और ये हिंदी, संस्कृत काफी जगह मिलने वाला है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ये क्या है? ये यानी आप देख रहे हैं कि आप सेंटेंस को पकड़ ले गए होंगे कि मैंने यहाँ पर गलत है, यानी मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मैंने क्या है? ये व्याकरणिक अशुद्धता को दर्शा रहा है। व्याकरण की अशुद्धता कैसे? यानी अगर यहाँ होता राम ने हंसा या राम ने ये किया, तो यानी पर्टिकुलर होता तो वहां पर ने, करता ने, यहाँ पर क्या हो गया? करता ने। ये व्याकरण जो है ये गलत इसने वर्ड यूज कर दिया, यानी इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि मैं के साथ ने नहीं लगाया जाएगा। तो ये क्या है? भाषा प्रयोग में मुक्ता की ओर संकेत कर रहा है, मैंने हंसी। अगर इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि इसको व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 111 नंबर है लिखित कार्य में जांच में बच्चों की सहायता लेने में, यानी अगर लिखित कार्य हो रहा कोई लिखित कार्य में और लिखित कार्य की जांच हो रही है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की जो सहायता है, बच्चों की सहायता ली जा रही है। लिखित कार्य में की जांच हो रही है, उसमें बच्चों की सहायता ली जा रही है, ठीक है। और बच्चों की सहायता ली जा रही है, इससे क्या होगा? इससे पहला ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, यानी लिखित कार्य की जांच में
जो है लिखित परीक्षा बच्चों की जा रही है। इससे केवल क्या हो रहा है, इससे उनके पठन कौशल का जो है विकास हो रहा है, पठन कौशल का नहीं। केवल जो वर्ड हो जाए वो स्पेसिफिक कर देता है नेगेटिव सेंटेंस को दर्शा। नेगेटिव मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक करता है खाली पढ़ने के कौशल का जो है जांच की जा रही नहीं। दूसरी चीज है ऑप्शन की नियमों का अति सामान्यीकरण। नियमों का यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, 111 नंबर क्वेश्चन। और 111 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। यानी जो लिखित कार्य में जांच कराई जा रही है और लिखित कार्य में बच्चों की सहायता ली जा रही है कार्य की जांच करने में। और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या बच्चे जो है वो ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, इसलिए सहायता ली जा रही है नहीं, गलतियां ढूंढने के लिए नहीं। पहला ऑप्शन है कि इससे क्या हो रहा है, इससे पठन कौशल का जो है अभ्यास हो रहा है। तो पढ़ यानी कभी कभी टीचर क्या होते हैं बच्चों से जो मदद ले लेते हैं, तो इससे ये नहीं होता कि उन्हें पढ़ना और अच्छे से आने लगा या फिर उन्हें गलतियां ढूंढना सीख जा रहे हैं, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन जो है कि बच्चों को दूसरे के हंसने की सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो यानी ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर आप जो है बच्चे से दूसरे की कॉपियां चेक कराई जा रही, तो इससे दूसरे की भाषा को वो पढ़ना सीख रहा है और उसके जो है उसके माइंड को या उसके विचारों को समझने में उसको मदद मिल रही है कि हो सकता है इससे जो है उसका डेवलपमेंट हो। तो इसलिए यानी यहाँ पर क्या है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कि दूसरों के हंसने की सामग्री को पढ़ने के अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है उसे। और चौथा है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। लेकिन हाँ ये भी सही है, विचारों से परिचित होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कि हंसने की सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलना है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलना है। नेक्स्ट आप देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर, तो 112 है कि लोकगीतों में भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि जो लोकगीत हैं उन्हें जो है क्लास में शामिल करना चाहिए, भाषा की कक्षा में शामिल करना चाहिए। क्यों आपके पास ऑप्शन है लोकगीतों को बढ़ावा देने से भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण को बढ़ाने का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मुख्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि लोकगीतों को बढ़ावा देना। फिर दूसरा ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं इसलिए, तो लोकगीतों को गाए जाने से जो है कक्षाओं में स्थान दिया जाना ये जो है स्पेसिफिक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है यानी यहाँ पर क्या था कि लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया जाए, कक्षा में क्या हो शामिल किया जाए। तो क्यों कहा जा रहा है, तीसरा ऑप्शन है कि केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा है। तो जहाँ पे केवल हो तो वो स्पेसिफिक कर दिया जाता है, तो केवल आप स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए इसको आप वर्ड को प्रायोरिटी ना दें। चौथा है इससे बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चे जो है दूसरों की संस्कृति से क्या होंगे परिचित होंगे। तो बच्चे दूसरों की संस्कृति से परिचित होंगे, दूसरों की संस्कृति से क्या होंगे परिचित होंगे और यही क्या होगा, यही इसमें बेनिफिट होगा लोकगीतों को शामिल करने से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी पाठ पढ़कर बच्चों से कहा जाए कि पाठ पढ़ ले आप उससे कुछ क्वेश्चन छाटें। तो इससे क्या होगा, इससे पहला ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, यानी जो जितने अच्छे से पाठ को पढ़ पाएगा उससे उतने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो निकाल पाएगा। यानी हमेशा पॉजिटिव आपको फैक्ट निकालना है। यानी पहला भी आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक को ये जानने का पता चलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, ये बात यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती, तो कक्षा कार्य पूरा कराने के लिए उनसे जो है प्रश्न नहीं बनवाया जा रहा है। चौथा है प्रश्न बनाने की आदत का विकास, तो आदत कहीं नहीं होगी, आदत नहीं बनाना है तो पाठ पढ़कर प्रश्न बनवाना, इससे क्या होगा, इससे उनका जो है विकास होगा और ये जानने का उन्हें अवसर मिलेगा कि बच्चे ने पाठ जो है कितनी गहराई से पढ़ा। चौथा 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो कहानी कथन कराना है, तो कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क जो है वो उचित नहीं है। ऑप्शन क्या है, कहानी कथन की कक्षा में सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, तो सभी बच्चे जो है कहानी कथन में सुनते तो है बच्चे, लेकिन भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, ये बात अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, तो कहीं कहानी कथन को जो है शामिल किया जा रहा है या नहीं शामिल किया जा रहा, तो कौन सा तर्क जो है
कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क जो है उचित नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है कहानी कथन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? तीसरा ऑप्शन है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों को क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहानी कथन में जो है इस स्पेसिफिक लाइन के लिए कि कहानी कथन होगा, तो इसमें सभी बच्चों की क्षमता अनुसार जो है वो कल्पना शक्ति जो है वो उसका विकास होता है, ये नहीं हो रहा। क्यों? कल्पना शक्ति जो है, कल्पना शक्ति सभी बच्चे कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब कहानी बताई जा रही तो वो सिर्फ उसी अराउंड में सोच रहे हैं, यहाँ पर कल्पना नहीं बढ़ रही है। तो इस आधार पर इसको ये उचित तर्क हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप कहानी ना सुनाए और कुछ जो है करा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं। और नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की कल मैंने राइटर बताया था, वाइगोत्स्की बेसिकली किस पर ध्यान देते हैं? समाज की ओर, यानी सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है जो कुछ सीख रहा है वो अपने समाज से सीख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार। और यहाँ पर मैंने बताया था जो वाइगोत्स्की है उनके अनुसार पहले भाषा आएगी और उसके बाद विचार आएगा, जबकि जीन पियाजे क्या कह रहे थे? पहले विचार आएगा और उसके बाद भाषा आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपने इस सेट पेपर में देख भी लिया। यानी वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा आती। कैसे भाषा आती? यानी बच्चा जो है वो समाज से सबसे पहले क्या सीख रहा है? तो वो भाषा सीख रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद वहां से जो भाषा जैसी है, भाषा पहले उसने सीख लिया, उसके बाद उसमें विचार देखा है कि वो सही है या गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित योग्यता है, एक अर्जित योग्यता है। वो किससे अर्जित कर रहा है? समाज से अर्जित कर रहा है, अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? यानी एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, पृष्ठभूमि वाली कक्षा है। बहुसांस्कृतिक यानी बहुत सी संस्कृतियां हैं उसमें, ऐसी कक्षा है। और भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार जो है उचित है? तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो है इससे क्या होगा? इससे भाषा परिवेश का निर्माण होगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो इसमें लोग जो है भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सकेगी, लोगों की भाषाओं से परिचित हो सकेंगे और इस बहुसांस्कृतिक जो है इसको पॉजिटिव वे में इससे जो है उनका विकास होगा और वो लोगों की संस्कृतियों से समाज से परिचित होंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है एक तरह से कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज क्षमता जो है सहज जो है स्थिति बन सके। नेक्स्ट, और जो भी यानी इस व्हाट्सएप नंबर से आप इसमें एक ग्रुप बनाया गया सीक्रेट, आप इससे जो है ऐड हो जाए और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ देख लिया और इससे आप इजीली पूरा कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वीलीन विकार, यानी स्वीलीन विकार क्या है? स्वीलीन विकार, तो स्वीलीन विकार क्या है? तो स्वीलीन विकार में बच्चा क्या करता है? तो स्वीलीन विकार जो है इसमें आपके पास ऑप्शन है कि हाथ पैर चलाने में कठिनाई अनुभव करता है। जो स्वीलीन विकार है वो जो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है,